evening, everyone. Am I audible to you? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. सो लास्ट की क्लासेस में हमने जो क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक्स कवर किए वो थे उसकी क्लासिफिकेशन एंड थियोरीज में से अभी हमने डिस्कस किए है खाली प्लेट थ्योरी विच वाज गिवन बाय कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? Martin and Singe. Okay, very good. Martin and Sinch. And what was the equation given by this theory? HTP equals to L by N. where L equals to Length of Length of the column. column. Length of column. and N equals to Number of Number of plates. theoretical plates. ओके अगर हमें कॉलम की एफिशिएंसी चाहिए अच्छी तो उसके लिए हम नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? Increase. ओके वेरी गुड एन होगा इंक्रीज और बिकॉज एच टी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to 1 upon n, so for the column efficiency to be good it will be HTP को हम करेंगे decrease, right? Clear everyone? So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे अगली थ्योरी which is rate theory and it was given by Van Deemter. So इस थ्योरी में कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं? आई एम राइटिंग हियर. The first factor is the effect of mobile phase velocity. And the second is adsorption capacity of stationary phase. So इन कुछ पॉइंट्स को लेके वैन डीमटर ने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट की और वो इक्वेशन थी HETP equals to A plus B mu plus C mu. Here A equals to Eddy's diffusion एंड एडीज डिफ्यूजन का दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, सॉरी मल्टीपाथ इफेक्ट. The term B stands for longitudinal diffusion. C equals to resistance to mass transfer. And mu equals to average linear velocity of mobile phase. So according to Van Deemter, A, B, C और mu इन चारों का इफेक्ट होता है HETP पे. नाउ लेट्स डिस्कस कि ये जो टर्म्स हैं इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और इनका क्या इफेक्ट होगा बैंड ब्रॉडनिंग पे. बिकॉज इन दी एंड थियोरीज हम क्यों स्टडी करते हैं? ये देखने के लिए कि जो हमारे क्रोमेटोग्राम में बैंड हैं वो ब्रॉड क्यों आ रहे हैं. यस मैम म्यू क्या बोले? म्यू इक्वल्स टू एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज, यानी कि जो आपका मोबाइल फेज है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कॉलम के अंदर. वन मोर थिंग, जो रेट थ्योरी होती है, रेट थ्योरी किस पे एप्लीकेबल होती है? इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द कॉलम. यानी कि जो भी सारे क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस कॉलम के अंदर हो रहे होंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि कॉलम क्या होता है. इट इज अ ब्यूरेट लाइक एनक्लोज्ड ग्लास ट्यूब. दिस इज कॉल्ड कॉलम. एंड जो आपकी प्लेट थ्योरी होती है वो एप्लीकेबल होती है प्लेट एज वेल एज कॉलम. These points are important. Please note them down.
Now let's discuss about this equation, which is HETP equals to A plus B upon mu plus C mu. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं A के बारे में. A stands for Eddy's diffusion और multipath effect. So basically what happens, जब आप अपने कॉलम को स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स से पैक करते हो. स्टेशनरी फेज सबको पता है कि क्या होता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स. अगर हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी की बात करें उसमें तो सो लेट मी शो यू अ डायग्राम. So can you see this diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now imagine that this is a column. ये पूरा नहीं बना हुआ, इसका खाली सेंटर सेक्शन आपको दिख रहा है. This is a column and this is packed with the stationary phase. Okay. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो स्टेशनरी फेज है वो इरेगुलर है साइज में, यानी कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स के साइज में, ना उनकी शेप में. सो व्हाट विल हैपन नाउ, सपोज ये जो तीन आपको डॉट्स दिख रही हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन. ओके, ये अलग अलग, ये सेम ही सैंपल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. आई एम लेबलिंग देम एज A, B एंड C. नाउ अब अगर हम देखें तो A का पाथ आपको कैसा दिख रहा है? It is going between the stationary phase particles. If you can see these blue lines, I'm trying to magnify the image. So first of all, observe the path of A, which is marked with blue marker. Okay, so it is traveling between the particles of the stationary phase and reaching the detector. Now come to B. B is also traveling through the particles of the stationary phase and reaching the detector. अब अगर आप इनकी पाथ लेंथ को देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ये इमेज आपको अच्छे से दिख रही होगी, कि जो B ने जो रास्ता तय किया है डिटेक्टर तक पहुंचने में वो A से थोड़ा बड़ा है, यानी कि A ने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया डिपेंडिंग ऑन कि उसको कौन सा रास्ता मिला. देन B ने उससे थोड़ा सा बड़ा रास्ता फॉलो किया. And now see this green one. This is following the longest route. So what will happen? सबसे बड़ा रास्ता किसने तय किया? C ने. चलो वैसे देख लेते हैं, सबसे छोटा रास्ता किसने तय किया? A ने, उसके बाद B ने, उसके बाद C ने. So what will happen? A डिटेक्टर के पास सबसे पहले पहुंचेगा, B पहुंचेगा उसके बाद, और C पहुंचेगा सबसे लास्ट में. नाउ बिकॉज ऑफ दिस टाइम इरेगुलरिटी, क्योंकि यहाँ पे टाइम इरेगुलर है तीनों के पहुंचने का, इसकी वजह से क्या होगा, जो बैंड फॉर्म होगा क्रोमैटोग्राम का, जो बैंड फॉर्म होगा, इट विल बी ब्रॉड, इट विल नॉट बी शार्प. ऐसा नहीं होगा, वो ब्रॉड फॉर्म होगा. सो वैन डिमटर ने ये कहा कि अगर जो आपकी स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स इरेगुलर हैं शेप में और साइज में भी, तो आपका मल्टी पाथ इफेक्ट फॉलो होता है. मल्टी पाथ इफेक्ट का मतलब आप समझ ही रहे होगे. ओके, मल्टी मीन्स वेरियस एंड पाथ मीन्स रास्ते, यानी कि जो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे. कोई जल्दी पहुंचेगा डिटेक्टर के पास और कोई लेट पहुंचेगा डिटेक्टर के पास. So this is called Eddy's diffusion और मल्टी पाथ इफेक्ट. एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर कॉलम के अंदर ये इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, देन द पीक विच इज फॉर्म्ड विल बी ब्रॉड. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? अगर किसी को समझ नहीं आया तो आई कैन रिपीट इट फॉर यू.
So I'm writing some points. Please note them down. मैम Yes. मैम वो ब्रॉड मल्टीपाथ को जो ब्रॉड वाला पार्ट बोले वो वाला एक बार समझा देंगे? ओके श्योर. सो देखो यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल्स का पाथ डिस्कस किया है, ए बी और सी. अब अगर आपको इमेज दिख रही है तो जो ए है जो कि ब्लू से मार्क हुआ है, इट इज़ फॉलोइंग द पाथ. ये अपना रास्ता निकाल रहे डिटेक्टर के पास जाने में. डिटेक्टर का है कॉलम की लास्ट में ना, ये तो मिडिल पोर्शन है डिटेक्टर सॉरी कॉलम का. सो ए पहुंचेगा डिटेक्टर के पास सबसे जल्दी बिकॉज इट इज फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ. आप इमेजिन करो कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, ओके आप 2 फ्रेंड्स स्कूल जा रहे हो और आप शॉर्टकट से जाते हो और आपकी जो फ्रेंड है वो लॉन्ग कट से जा रही है, तो पहले कौन पहुंचेगा स्कूल? ऑब्वियसली वही पहुंचेगा जो शॉर्टकट से जा रहा है. सो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने छोटा रास्ता लिया. इट इज रीचिंग द डिटेक्टर फर्स्ट. मान लो कि ये ए की पीक है. ओके ये जो मैंने पिंक से मार्क करी है यहाँ पे इतनी, ये ए की पीक है बिकॉज इट इज रीचिंग द डिटेक्टर फर्स्ट. नाउ इसके बाद है बी विच इज मार्क्ड विद द रेड मार्कर. इट इज टेकिंग समवट लॉन्गर पाथ देन ए. ये ए से थोड़ा सा बड़ा रास्ता ले रहा है. सो क्या होगा, जो बी है वो डिटेक्टर के पास ए के बाद पहुंचेगा, यानी कि दे विल नॉट रीच एट द सेम टाइम. नाउ लेट्स कंसीडर कि ये जो येलो वाला पोर्शन है पीक का, दिस इज ड्यू टू बी. नाउ अगर हम सी की बात करें जो कि ग्रीन से हाईलाइटेड है यहाँ पे ग्रीन मार्कर से, ये सबसे लॉन्ग रूट ले रहा है डिटेक्टर के पास पहुंचने में. सो व्हाट विल हैपन, इट विल रीच द डिटेक्टर एट द लास्ट. नाउ लेट्स सी, ये जो मैं पर्पल से या ब्लू से मार्क कर रही हूँ पीक का पोर्शन, ये सी का है. सो व्हाट इज हैपनिंग, because कि just because the size of the stationary phase particles is irregular, इस irregularity की वजह से जो molecules हैं वो अलग अलग रास्ता ले रहे हैं, वो कोई भी common रास्ता नहीं ले रहे. That's why they are reaching the detector at irregular timings. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पीक फॉर्म हो रही है वो ब्रॉड पीक फॉर्म हो रही है. नाउ अगर आप इससे उल्टा केस ले लो, मेरे पास यहाँ पे डायग्राम तो नहीं है, एक ऐसा कॉलम कंसीडर कर लो, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट हेयर, जिसके कि सारे पार्टिकल्स एक ही साइज के हैं. सो व्हाट विल हैपन, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल के, वो एक ही रास्ता अपना के डिटेक्टर के पास एक ही टाइम पे पहुंचेंगे. नाउ इस केस में आपकी कैसी पीक बनेगी, उसमें तो ब्रॉड बन रही थी क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे थे और गैप भी था टाइम में. सो इस केस में जो आपकी पीक बनेगी वो शार्प बनेगी. वाई, बिकॉज एक बहुत ही कम टाइम इंटरवल में सारे के सारे जो आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ कॉलम के बाहर एल्यूट हो गए. दिस इज कॉल्ड multipath effect or Eddy's diffusion. As the name suggests, multipath. That's why the sample molecules are following multipaths. वो काफी सारे रास्ते फॉलो करके डिटेक्टर के पास जा रहे हैं. क्लियर? एनी डाउट्स एनीवन? बी की पीक ज़्यादा होगी मैम. हेलो मैम मैं ये पूछ रहा था कि बी की पीक क्यों ज़्यादा होगी. अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि जो हमने ऐसे पीक ड्रॉ करी थी उधर, उसमें जो बी है उसकी ये वाली पोर्शन क्यों आ रहा है, राइट? यस मैम. देखो, क्योंकि जो अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी हो तो उसमें हमने ये देखा था, जो भी सैंपल मॉलिक्यूल्स डिटेक्टर के पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं. लेट मी शो यू द डायग्राम.
जो भी सैंपल के मॉलिक्यूल्स डिटेक्टर के पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं, दे फॉर्म द फ्रंट पोर्शन ऑफ द पीक. नाउ जो मॉलिक्यूल्स डिटेक्टर के पास एक इंटरमीडिएट रेंज में पहुंचते हैं, ना कि जो या ये समझ लो कि ना तो बहुत जल्दी और ना बहुत देर में, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्पीड पे जो ट्रैवल कर रहे हैं, दे फॉर्म दिस पोर्शन ऑफ द पीक, द मिडल पोर्शन ऑफ द पीक. नाउ उसके बाद जो कंपाउंड्स आएंगे जो कि सबसे स्लो ट्रैवल कर रहे हैं और डिटेक्टर के पास सबसे लास्ट में पहुंच रहे हैं, तो जो पीक का लास्ट पोर्शन है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पोर्शन बनेगा उन सारे सैंपल मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कि सबसे लास्ट में ट्रैवल कर रहे हैं या सबसे स्लो ट्रैवल कर रहे हैं, स्लोवेस्ट. दैट्स वाई बी का क्या था सीन कि बी इंटरमीडिएट स्पीड पे चल रहा था, ए से ज़्यादा पर सी से कम. दैट्स वाई इट वाज फॉर्मिंग द मिडल पोर्शन ऑफ द पीक. क्लियर? क्लियर? प्लीज आप एक बार मेरे को बता दो सो दैट आई वोंट एक्सप्लेन. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Now please write down some points related to multipath effect or Reddy's diffusion. So first of all, it happens due to the non-uniform pathing of the column. Due to multipath effect, the solute, or you can say the sample, will take more time to elute from the column. And because of this, broadening of the peak will be observed. I'm erasing this. Some solutes may travel short distance and get eluted first, while others travel long distance and get eluted later. Now, one very important thing. So हमने जब क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी तो हमने गैस क्रोमैटोग्राफी के बारे में बस ये पढ़ा था कि गैस क्रोमैटोग्राफी में जो मोबाइल फेज यूज होता है दैट इज गैसियस इन नेचर. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
गैस क्रोमेटोग्राफी। नाउ गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ। प्लीज राइट इट डाउन। नाउ बिकॉज गैस इज फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसमें मल्टी पाथ इफेक्ट नहीं देखा जाता। नो मल्टी पाथ इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। सो गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में जो वैन डीमटर इक्वेशन होगी, इट विल गेट स्लाइटली मॉडिफाइड। नाउ लेट्स लुक कि क्या नई इक्वेशन होगी जो गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में बनेगी। वैन डीमटर इक्वेशन, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म हियर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। सो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास? HTP इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन म्यू प्लस सी म्यू। नाउ गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में क्या हुआ? एडिस डिफ्यूजन तो कैंसिल हो गया। द टर्म A गॉट cancelled. So the new equation for gas chromatography would be HTP equals to B upon mu plus C mu. This is the new equation for gas chromatography and it is very very important. आपको इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बुक में दिखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी दिखेगा, सारे प्रैक्टिस टेस्ट में भी दिखेगा कि व्हाट इज द वैन डीमटर इक्वेशन फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। या वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका कौन सा इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। सो द आंसर वुड बी एडिस डिफ्यूजन और मल्टीपाथ इफेक्ट गॉट कैंसिल इन गैस क्रोमेटोग्राफी। सो वन मोर रीजन कि वैन डीमटर इक्वेशन में एडिस डिफ्यूजन क्यों कैंसिल होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में, उसका एक और रीजन ये है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में आप कैपिलरी कॉलम्स यूज करते हो। In GC, capillary columns are used. Now in these capillary columns, what is actually there? फर्स्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। कैपिलरी कॉलम्स में जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, ये ब्लू मार्कर से हम रिप्रेजेंटिंग द स्टेशनरी फेज, इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द वॉल्स। यानी कि कॉलम के बीच में कोई स्टेशनरी फेज नहीं होगा। कैपिलरी कॉलम्स के केस में जो स्टेशनरी फेज है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम की वॉल्स पे रहेगा। अब जब बीच में कोई स्टेशनरी फेज ही नहीं है तो कोई मल्टीपाथ इफेक्ट वैसे ही नहीं फॉलो होगा। और दूसरी बात ये भी है कि गैस टेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इन दोनों रीजंस की वजह से गैस क्रोमेटोग्राफी में मल्टीपाथ इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनती है वो बनती है ये, very very important, HTP equals to B upon mu plus C. Any doubts? मैम सी क्या था, मिस हो गया मेरा मैम। You are asking about सी क्या था इसमें इक्वेशन में? C is the resistance to mass transfer. ओके मैम। Okay, so I am assuming कि आपको मल्टीपाथ इफेक्ट या एडिस डिफ्यूजन का कंसेप्ट क्लियर है। So we are moving towards the next term, that is B, and B stands for longitudinal diffusion. Now let's understand longitudinal diffusion. According to Van Demeter, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन का इफेक्ट है, इट ऑपरेट्स ओनली इन गैस क्रोमेटोग्राफी। मेनली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, सो इट ऑपरेट्स ओनली इन गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के केस में इट इज नेग्लिजिबल या इट इज कैंसल्ड।
Now let's understand what is what is liquid diffusion, longitudinal diffusion, sorry. So suppose this is the कॉलम, ये कॉलम का एक पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट ही समझ लो। तो जब भी हम गैस को यूज करते हैं एज अ मोबाइल फेज और उसको कॉलम के अंदर फ्लो कराते हैं, ये these crossed particles are the mobile phase particles, the gaseous particles. So what will happen, गैस का जो फ्लो रहता है इट इज मोर इन द मिडल डायरेक्शन एज कंपेयर टू द साइड्स। सो जो आपका मोबाइल फेज है, जो आपका गैसियस मोबाइल फेज है, इट फ्लोज समथिंग लाइक दिस। यानी कि जो फ्लो है गैस का वो टूवर्ड्स द सेंटर ज़्यादा है और टूवर्ड्स द एजेस वो कम है। इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी पीक पे। सो हमने ये देख लिया कि हमारे जो मोबाइल फेस का फ्लो है इट इज़ मोर टूवर्ड्स द सेंटर, बट जो आपके सल्यूट पार्टिकल्स हैं जिनको आपको एनालाइज करना है मोबाइल फेस की हेल्प से, वो तो आपके हर जगह ही प्रेजेंट है। लेट्स से वो येलो के उससे ले लेते हैं उसको। These are your solute particles. They are present everywhere. They are present on the center and they are present on the sides as well. So what will happen? जो आपके solute particles सेंटर वाले पोर्शन में होंगे, जो सेंटर में मोबाइल फेज है उसमें जो आपके solute particles मिक्स होंगे, they will reach the detector first. I'm writing here. और जो आपके साइड में प्रेजेंट है बॉल्स के पास, दे विल रीच द डिटेक्टर लेटर। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन एक इरेगुलरिटी आ गई है सैंपल के डिटेक्टर के पास तक पहुंचने की स्पीड में, यानी कि इरेगुलर स्पीड में वो पहुंच रहे हैं। So because of this irregularity again, a broad peak will be formed. यानी कि जो जल्दी पहुंच गए they will form the front portion of the peak. जो intermediate speed पे पहुंचे they will form the middle portion of the peak. and जो सबसे लास्ट में पहुंचे यानी कि जो कि आपके sides में थे they will form the last portion of the peak. So just because of this irregularity in timing, a broad peak will be formed. So this longitudinal diffusion is highly undesirable just because it is making the peak broad, and we don't want our chromatographic peak to be broad. We want it to be sharp. So इसके आगे का मैं तब बताऊंगी जब तुम अपने डाउट्स पूछोगे। अगर तुम में से किसी को भी कोई भी डाउट है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन में तो यू कैन आस्क। इफ यू वांट मी टू रिपीट अगेन आई विल रिपीट। मैम क्लियर? मैम अनडिजायरेबल क्यों बोला? अनडिजायरेबल इसलिए बोला बिकॉज इट इज कॉजिंग अ ब्रॉडनिंग ऑफ द पीक। जस्ट बिकॉज द मोबाइल फेज इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर, तो जो सेंटर वाला पोर्शन है इट विल रीच द डिटेक्टर फर्स्ट और बाकी सब साइड वाले लास्ट में पहुंचेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, पीक जो है वो ब्रॉड हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। ओके। नाउ अब तुम में से लाइक लास्ट बैच में जब मैंने ये फिनोमेना पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन का, तो एक स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये गैसेस में ही क्यों पाया जाता है। जब हम गैस को यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस तो ही ये फिनोमेना क्यों देखा जाता है, लिक्विड्स में क्यों नहीं देखा जाता। सो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो गैस है इसकी विस्कोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। सो गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, फैलना। गैस को जितना स्पेस मिलता है वो उतना फैलती है। लाइक तुमने देखा होगा सिलेंडर में भी जितना छोटा सिलेंडर होगा गैस उसमें भी रहेगी, बड़ा सिलेंडर होगा तो पूरे बड़े सिलेंडर में गैस अपनी पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी।
तो कॉलम के केस में क्या हो रहा है, जो गैस है उसको सेंटर में ही जगह मिल पा रही है फैलने की, साइड्स में तो मिल नहीं पा रही है. That's why the gaseous mobile phase is concentrating more on the central portion of the column. This is the correct answer of this question. कि longitudinal diffusion liquid chromatography में क्यों नहीं होता, सिर्फ गैस में ही क्यों होता है. एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ये इसलिए नहीं होता बिकॉज लिक्विड की विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू GC एज कम्पेयर टू गैस ज़्यादा होती है. एंड उसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होता है इट इज़ नेग्लिजिबल. नाउ as we have already talked, just because liquid chromatography में जो B है, जो longitudinal diffusion है, it is negligible. So Van Demeter equation इसके लिए भी change हो जाएगी. So what will be the new Van Demeter equation for LC? It will be HETP equals to A plus C upon mu. और ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, A plus B upon mu plus C mu. ओरिजिनल तो ये थी, but just because liquid chromatography में this whole B term is neglected, so the new equation would be A plus, sorry, it is not C upon mu, it is C mu. This would be the new equation for liquid chromatography and it is very very important. दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है वैन डीमटर की, GC के लिए कौन सी इक्वेशन है और LC के लिए कौन सी इक्वेशन है. तो मैं एकदम से रटी होनी चाहिए कंसेप्ट के साथ. So I'm writing 2 points here. You to write them down. So अगर आप सेकेंड पॉइंट पढ़ोगे तो मिनिमाइज longitudinal diffusion, mobile phase velocity should not be too slow, it should be optimum. अगर आपको अपने कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन का जो फिनोमेना है, जो इफेक्ट है, वो रिड्यूस करना है तो उसका क्या तोड़ होगा एक तरह से कि आप जो अपना मोबाइल फेज की वेलोसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, उसको ऑप्टिमम कर दो, यानी कि इट शुड नॉट बी टू स्लो एंड इट शुड नॉट बी टू फास्ट. अगर मोबाइल फेज की वेलोसिटी आप कम रखोगे तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. अगर आप उसको ऑप्टिमम रखोगे तो इट विल रीच टू एन इंटरमीडिएट लेवल. सो दैट्स व्हाई अगर आपके कॉलम में, अगर आपके क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन ऑब्जर्व हो रहा है तो उस केस में मोबाइल फेज की वेलोसिटी ऑप्टिमम कर दी जाती है.
यानी कि वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है. एनी डाउट्स? The next term is C, which is resistance to mass transfer. Now, during the chromatographic process, what happens? Suppose this is a column. इसके अंदर आपके स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स हैं. देन आपने इसमें अपना सैंपल लोड किया एंड देन आपने मोबाइल फेज लोड किया. सो फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, जो आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको एनालाइज करने हैं या जो भी आपको सेपरेट करने हैं, वो पहले स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्ब होते हैं एंड देन स्टेशनरी फेज से डीजॉर्ब होके वो मोबाइल फेज में आते हैं और ये फिनोमेना चलता रहता है. फर्स्ट, सैंपल मॉलिक्यूल्स gets adsorbed on stationary phase. उसके बाद क्या होगा? Sample molecules will get desorbed and get into the mobile phase. तो पूरे के पूरे क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक मास ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है. मास किसका? सल्यूट का या सैंपल का मास, एंड इट इज ट्रांसफरिंग बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज. जब ये पूरा एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन का प्रोसेस पूरे कॉलम में अकर हो जाता है, उसके बाद आपका सैंपल पहुंचता है डिटेक्टर के पास. So what will happen? अगर आपकी स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, thickness of stationary phase particles is more, then what will happen? There would be low rate of mass transfer. And this low rate of mass transfer, इसे ही कहते हैं resistance to mass transfer. अगर आप इक्वेशन में देखोगे, इक्वेशन क्या थी हमारे पास? HETP इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन म्यू प्लस C म्यू. सो यहाँ पे HETP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा मास ट्रांसफ़र का, उतना ही ज़्यादा HETP हो जाएगा. और कॉलम की अच्छी एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें HETP को रिड्यूस करना होता है, और मास ट्रांसफ़र रेट को भी उसके लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफ़र को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का प्रोसेस जल्दी जल्दी हो और जो हमारा सैंपल है वो डिटेक्टर के पास कम टाइम में पहुंचे. अदरवाइज क्या होगा? पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा एंड जो डिटेक्टर के पास आपका सल्यूट है वो बहुत लेट पहुंचेगा एंड इट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर द एनालिस्ट. सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर. यानी कि मास ट्रांसफर में जो एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें कितनी रुकावट आ रही है, that is called resistance to mass transfer. Any doubts? मैम ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना. स्टार्टिंग से रिपीट करूं? नहीं मैम, ये जैसे कि HETP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर, इसके बाद Okay. Let me raise this. जो ओरिजिनल इक्वेशन थी A प्लस B अपॉन म्यू प्लस C म्यू. देखो, अगर आपने लास्ट क्लास में आपने प्लेट थ्योरी पढ़ी होगी
तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें HTTP कम चाहिए होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो रिकॉर्डेड क्लास का लिंक आप सर से ले लेना, वो आपको दे देंगे। सो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग HTTP क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। अगर रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, मास ट्रांसफर में जो रुकावट आ रही है, अगर वो बढ़ जाएगी तो HTTP भी बढ़ जाएगा। और जब ये दोनों टर्म्स ही बढ़ जाएंगी तो जो हमारी कॉलम की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। दिस इज अनडिजायरेबल। So this is the relationship between HTTP and resistance to mass transfer. Clear? यस मैम। Now एक last term बची है, that is mu, which was average linear velocity of mobile phase. So एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मोबाइल फेज की जो वेलोसिटी है कॉलम के अंदर, यानी कि जो जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है कॉलम में, वो कैसी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या वो बहुत कम होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। इट शुड बी नॉट टू हाई एंड नॉट टू लो, इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन। अगर मोबाइल फेज की वेलोसिटी लो होगी तो क्या होगा, हमने इफेक्ट पढ़ा था ना लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। अगर लो होगी तो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, longitudinal diffusion will increase। and अगर high होगी, if high mobile phase velocity, then what will happen कि जो आपका resistance to mass transfer है that will be more। तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि मोबाइल फेज की वेलोसिटी हाई होने पे मास ट्रांसफ़र की रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफ़र ज़्यादा क्यों हो जाती है। तो इसका ये आंसर है कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एक एडजॉर्प्शन और एक डिजॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहता है कॉलम के अंदर, कि पहले जो सैम्पल मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्ब होता है स्टेशनरी फेज में, उसके बाद वो डिजॉर्ब होता है, उसके बाद जाता है मोबाइल फेज में। नाउ अगर मोबाइल फेज की वेलोसिटी इतनी हाई होगी कि वो डिजॉर्प्शन होने से पहले ही नीचे पहुंच जाएगा कॉलम के, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी प्रॉब्लम इन द मास ट्रांसफर। सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर बढ़ जाएगा। सो हमें क्या करना है, अपना सेपरेशन अच्छा अचीव करने के लिए ना तो मोबाइल फेज की वेलोसिटी को बहुत कम रखना है ना बहुत ज़्यादा रखना है, हमें उसको ऑप्टिमम रखना है। यानी कि हमें उसको एक ऐसी स्पीड में एडजस्ट करना है जिससे कि लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन और रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर बैलेंस हो जाए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज। एंड ये दोनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर मोबाइल फेज की वेलोसिटी लो होगी तो क्या होगा और अगर हाई होगी तो क्या होगा। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस पेपर्स में आपको मिलेंगे, सो बेटर टू नोट देम डाउन। एनी डाउट्स? मैम जो रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर है ये गैस क्रोमेटोग्राफी में एप्लीकेबल होगा? ये सारी क्रोमेटोग्राफीज में एप्लीकेबल होगा, बिकॉज जो मास ट्रांसफर का प्रोसेस है बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, वही तो बेसिस है हमारी क्रोमेटोग्राफी का। उसके बिना तो क्रोमेटोग्राफी का कोई मतलब ही नहीं है।
बिकॉज जो आपका सैंपल का मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं पार्टीशन परफॉर्म करता है ना, थोड़ा बहुत डिवाइड होता है स्टेशनरी फेज में, थोड़ा बहुत डिवाइड होता है मोबाइल फेज में। सो ये जो मास ट्रांसफर का फिनोमेना है ये हर तरह की क्रोमेटोग्राफी में एप्लीकेबल होता है। ओके मैम। Okay, so theories of chromatography is over. I have a practice test. उसमें आपकी क्वेश्चंस हैं क्लासिफिकेशन और बेसिक ऑफ क्रोमेटोग्राफी से और थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी से. So I'll be sending you that question paper in the group and आप मेरे को वो क्वेश्चन पेपर मेल कर देना, मेल आईडी. आप अपनी आंसर शीट मुझे मेल कर देना, मैं टाइम आपको स्पेसिफिक ग्रुप में मेंशन कर दूंगी और मेल आईडी पे मेंशन कर दूंगी. दैट इज़ फॉर योर बेटर प्रैक्टिस. एंड उसमें क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चन हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. सो थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज ओवर. अब हम अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. So the first chromatography which we have to study is thin layer chromatography. अभी 15 मिनट ही बचे हैं क्लास में तो ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगी, तो एक तरह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से डायग्राम दिखा के बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपने ये परफॉर्म किया है कभी लैब में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कभी इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है? नो मैम. Okay, no problem. I'll try to understand. I'll try to make you understand TLC by the help of diagrams. So first of all, thin layer chromatography इसे बोलते हैं TLC भी short form में. It is performed on a planar surface. It is not performed on column. Let me show you. So अगर आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें ये एक ग्लास प्लेट है, इसी पे ही परफॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, किसी कॉलम वगैरह में परफॉर्म नहीं होती. सो हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट लेते हैं. अगर जब हम इसको लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो वी टेक अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट. Now this glass plate is a planar surface, that's why it is called planar chromatography. TLC comes under planar chromatography. So ये हमने ग्लास प्लेट ली एंड इस पे हमने पोर कर दिया अपना स्टेशनरी फेज की स्लरी. Now what is this slurry? जो कॉमनली यूज स्टेशनरी फेज होता है लैब में, जो मेनली यूज होता है दैट इज सिलिका जेल. और सिलिका जेल की हेल्प से आप बनाते हो TLC प्लेट्स. सो आप क्या करते हो, ग्लास प्लेट के ऊपर एक स्लरी पोर कर देते हो. वो स्लरी किसकी होती है, सिलिका जेल की. सिलिका जेल में थोड़ा सा वाटर ऐड करते हो, उसका एक पेस्ट टाइप का बनाते हो एंड देन यू पोर इट डायरेक्टली ऑन द ग्लास प्लेट. तो और उसको आप ड्राई करते हो पहले अवन में, उसके बाद एयर ड्राई करते हो. देन आपके पास बन जाती है एक TLC प्लेट. ओके, लेट मी सी इफ आई हैव अ डायग्राम ऑफ दिस लाइक दिस. फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा दैट इज अ ग्लास प्लेट. सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक समवट सेमी सॉलिड टाइप की कंसिस्टेंसी का एक लिक्विड है जो कि हम पोर कर रहे हैं इसके ऊपर. एंड देन उसको आप हल्का सा स्प्रेड करोगे प्लेट को थोड़ा इधर उधर घुमा के, तो आपके पास ये जो फोर्थ है दिस इज अ TLC प्लेट. इस TLC प्लेट को आप पहले ओवन में ड्राई करते हो, देन एयर ड्राई करते हो एंड देन इसी पे परफॉर्म करते हो आप अपनी एनालिसिस. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एक बार आपकी TLC प्लेट बन गई, सो आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर योर मोबाइल फेज. मोबाइल फेज आपने प्रिपेयर कर लिया, वो कैसे आप प्रिपेयर करोगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. अभी मैं आपको बस एक मोटा मोटा सा प्रोसेस दिखा रही हूँ. देन
एक बॉटम लाइन ड्रॉ करोगे अराउंड 1 सेंटीमीटर अबव द एज, एंड इस पे आप अपना सैंपल अप्लाई करते हो जो कि आपको सेपरेट करना है. सपोज दिस येलो डॉट इज योर सैंपल. नाउ आपने प्लेट प्रिपेयर कर ली, आपने सैंपल अप्लाई कर लिया, मोबाइल फेज आपने प्रिपेयर कर लिया. अब आप इसको रखते हो एक टीएलसी चैम्बर के अंदर. दिस इज काइंड ऑफ अ टीएलसी चैम्बर. लैब में जो हम यूज करते हैं डीफार्म स्केल पे, एक बीकर लेते हैं. दिस इज द बीकर. उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा अराउंड 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड हम अपना मोबाइल फेस फिल करते हैं, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में. एंड देन जिस टीएलसी प्लेट पे आपने सैंपल लगाया था उसको आप इसी में प्लेस कर देते हो. इफ यू कुड सी, जिस लाइन पे आपने सैंपल लगाया था वो लाइन यहाँ पे ऐसे शो भी हो रही है पेंसिल से. आई डोंट नो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको येलो मार्क कर लिया. एंड यहीं पे आपने ऑलरेडी अपना सैंपल अप्लाई किया हुआ है. बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इस प्लेट को इंसर्ट करते हुए टीएलसी चैम्बर में कि जो आपका स्पॉट है वो आपका मोबाइल फेस में डिप नहीं होना चाहिए. अगर आपने अपना स्पॉट 1 सेंटीमीटर ऊपर लगाया है तो आप 0.5 सेंटीमीटर तक ही मोबाइल फेस फिल करोगे, सो दैट जो आपका स्पॉट है वो आपका डिप ना हो जाए मोबाइल फेस में. नाउ व्हाट विल हैपन, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जो आपका मोबाइल फेस है वो टीएलसी प्लेट पे चढ़ना शुरू हो जाएगा थ्रू एन एक्शन कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. CAPILLARY, कैपिलरी एक्शन. अब जब ये धीरे धीरे मोबाइल फेस प्लेट के ऊपर चढ़ना शुरू होगा, व्हाट विल हैपन कि मोबाइल फेस अपने साथ साथ ये सैंपल को भी लेके जाएगा. एंड अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपने सैंपल लगाया था, ये ओरिजिन लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, ये लाइन है जो आपने ड्रॉ करी थी पहले. सपोज ये लाइन 1 सेंटीमीटर ऊपर है. अब ये प्लेट पूरी रन हो चुकी है एंड ये जो सैंपल है, सपोज ये मिक्सचर था कुछ कंपाउंड्स का. सो क्या हुआ, जब कुछ टाइम आपने अपनी प्लेट को टीएलसी चैम्बर में डिप करके रखा, आपके जो सैंपल में अलग अलग सल्यूट्स थे, जो अलग अलग कंपाउंड्स थे, दे गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट बैंड्स. यहाँ पे आपको 5 तरह के बैंड्स दिख रहे होंगे. green, dark green, somewhat bluish, then light yellow, then dark yellow. This is called the TLC plate development. यानी कि आपने पहले एक TLC प्लेट बनाई एंड उसको एक TLC चैम्बर के अंदर डेवलप किया. दिस इज कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस. इससे क्या होता है, जो भी आप अपना सैंपल लोड करते हो, मोबाइल फेस की हेल्प से वो सैंपल आपका ट्रैवल करता है एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एफिनिटी, कि उसकी कितनी एफिनिटी है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेस के साथ, उस अकॉर्डिंग वो डिफरेंट प्लेस पे अपने स्पॉट्स छोड़ देते हैं जो सल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं आपके सोल्यूशन या आपके सैंपल के अंदर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. अभी मैं आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ इसकी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ये एक्चुअल में होता क्या है, बिकॉज यू हैव नॉट परफॉर्म्ड इट इन योर लैब. तो अगर आपको इस पे और क्लैरिटी चाहिए तो आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हो. ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल डाल देना, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. बाकी जो इसकी दूसरी डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं पूरा का पूरा TLC स्टार्ट करूँ और बीच में इंटरप्ट हो जाए क्लास. It's because we have very limited time today, so we will cover this topic in the next class. If you have any doubts regarding today's class, you can ask. Okay, so I hope कि आपको क्लियर हो गए होंगे आज के कंसेप्ट्स. थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है.
एंड आगे जितनी भी हम क्रोमेटोग्राफीज कवर करेंगे हम उसके वही वाले पार्ट्स कवर करेंगे जो जीपैट के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड अगर आपको कोई बुक चाहिए, if you want to read chromatography from a book, then you can refer Remington. आज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है तो उसके लिए आपके नोट्स ही काफ़ी हैं. बट आगे जो आपका पोर्शन आएगा लाइक टीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा, इसको आप रेमिंगटन से पढ़ सकते हो. थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी रेमिंगटन में थोड़ा सा कम्प्लेक्स दिया हुआ है, सो इट वुड बी बेटर कि जो भी आपको क्लास में बताया गया है बस उतना याद रखो, उससे ज़्यादा कुछ खास इम्पॉर्टेंट है नहीं. अगर कोई डाउट्स हैं किसी के तो आप पूछ सकते हो. एंड आपके ग्रुप पे मैं एक क्वेश्चन पेपर भेजूंगी एंड आई होप आप सब उसके आंसर्स मुझे टाइम से मेल कर दोगे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, otherwise you can leave. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so much.